हेलो फ्रेंड्स, आज हम इग्नू 2025 16 मार्च को जो पेपर लिया था पोस्ट बेसिक बीएससी का एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसका पार्ट 2 के क्वेश्चन 61 to 128 सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। Question number 61. Apgar score includes all of the following except 1. Appearance, 2nd posture, 3rd grammage, 4 reaction। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 में पोस्चर और रिएक्शन दिए हैं, दोनों नहीं आएंगे। अपगर स्कोर में 5 आते हैं और उसमें आते हैं अपगर मीन्स एपीरेंस, कलर टोन, पल्स, ग्रामेज मीन्स रिफ्लेक्स एक्टिविटी, फोर्थ आएगा एक्टिव मसल टोन एंड आर रेस्पिरेटरी एफर्ट। ये 5 आएंगे। अपगर स्कोर वर्जीनिया एंड अपगर के द्वारा एस्टेब्लिश किया था और उसको न्यूबॉर्न के बर्थ के आफ्टर 1 मिनट एंड 5 मिनट के चेक किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62. The following are characteristics of autism except the first, onset after 7 years of age, second, repetitive behavior, third, delay language development, fourth, deficit in social interaction। तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट। एक्सेप्ट पूछा गया, ऑटिज्म में कौन सा नहीं आएगा? तो ऑनसेट आफ्टर 7 years ऑफ एज वो नहीं आएगा। ऑटिज्म कब पता चलता है? ऑटिज्म को आप ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years, ऑनसेट ऑफ 3 years के पता चल सकता है। आफ्टर 7 years लिखा वो गलत आंसर है। इतना आएगा, रिपीटेटिव बिहेवियर आएगा, डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, उसका सोशल इंटरेक्शन में डेफिशिएट होगा। ये 3 आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया occurs due to deficiency of ऑप्शन नंबर 1 विटामिन B12, सेकंड आयरन, थर्ड फॉलिक एसिड, फोर्थ पायरिडॉक्सिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मगर प्रायोरिटी विटामिन B12 को मिलती है। मगर इग्नो के आंसर के अनुसार दोनों आंसर सही दिए हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, a form of malnutrition caused due to deficiency of energy and protein in children। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रन में कौन से रोग होते हैं? तो क्वाशियोकोर और मरासमस दोनों आएंगे। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोकोर होता है और एनर्जी की डेफिशिएंसी से मरासमस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन सही है इसमें, और इग्नो के आंसर की में भी ऐसा ही दिखाया है। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन में पूछा गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे में कौन सा क्लिनिकल साइंस नहीं होता? तो मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपोअल्बुमिनेमिया, हाइपरलिपिडेमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर आएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस सीन अमॉन्ग चिल्ड्रन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 हेपेटाइटिस E, सेकंड हेपेटाइटिस D,
थर्ड हेपेटाइटिस ए, फोर्थ फंगल हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 67, मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिस्टेंडेड टेस्टिस इज ऑप्शन 1 इन्फेक्शन, सेकंड हाइड्रोसिल, थर्ड हर्निया, फोर्थ टेस्टिकुलर कैंसर। इसका राइट आंसर आएगा टेस्टिकुलर कैंसर। All of the following are the primary infection of asthma in children except first rhinitis, third wheezing, second wheezing, third shortness of breath, fourth dyspnea। तो इसका अस्थमा चिल्ड्रन में अस्थमा में साइन सिम्टम्स में कौन से नहीं होगा प्राइमरी? तो राइनाइटिस नहीं आएगा इसमें, ओके। wheezing, shortness of breath और dyspnea आएगा। (67) 69 द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ इन्फेंसी इज। इन्फेंसी में मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विल्म्स ट्यूमर, सेकंड हिपेटोब्लास्टोमा, थर्ड ल्यूकोपेनिया, फोर्थ न्यूरोब्लास्टोमा। तो इन्फेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा आती है विल्म्स ट्यूमर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा इसका। Question number 70. A child suffering from red or blue spot on the skin, muscles and joint pain. An X-ray revealed Frankel's line. बच्चा है उसको रेड और ब्लू स्पॉट, स्किन पे रेड और ब्लू स्पॉट है, जॉइंट पेन है, एक्सरे में फ्रैंकल्स लाइन दिखा रही है। तो वो कौन सा डिसीज होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 एक्रोप्लेसिया, सेकंड स्कर्वी, थर्ड रिकेट्स, फोर्थ ल्यूकेमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्कर्वी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन अमंग टोडलर एक्सेप्ट। टोडलर में कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या होते हैं वो पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा कौन सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 फोर्स टॉयलेट ट्रेनिंग, सेकंड फियर ऑफ बाउल मूवमेंट्स, थर्ड एक्सेसिव मिल्क इनटेक, फोर्थ पेनफुल बाउल मूवमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा एक्सेसिव मिल्क इनटेक नहीं आएगा। इसके अलावा थर्ड 3 है वो कॉन्स्टिपेशन के कारण है, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट के इनर लाइनिंग के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मायोकार्डाइटिस, सेकंड एंडोकार्डाइटिस, थर्ड कार्डियोमायोपैथी, फोर्थ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंडोकार्डाइटिस। हार्ट के 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। बाहर के लेयर के इन्फेक्शन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, सेकंड अंदर बीच के मायोकार्डाइटिस है, और सबसे अंदर के इनर लेयर को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, ओके। वैक्सीन दैट कैन बी गिवन टू इम्यूनाइज कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड। अब एक बच्चा है उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उसको कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं नीचे में से? फर्स्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, HIV, सेकंड OPV, थर्ड BCG, फोर्थ MMR। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे को हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, तो OPV, BCG और MMR सभी लाइव वैक्सीन है, तो फर्स्ट वाली हीमोफिलस बी हम दे सकते हैं, ओके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 अ न्यूबॉर्न इफ केप्ट नेक ऑन कोल्ड सरफेस लूजेस हीट बाय। न्यूबॉर्न को कोल्ड सरफेस के पे रखा गया तो उसके बॉडी में से हीट लॉस होगा, तो कौन से टाइप से होगा? फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड इवापोरेशन, फोर्थ रेडिएशन। तो इसका सही आंसर आएगा
conduction. Conduction means गर्म से हॉट टू कोल्ड एंड विथ टच. चार टाइप से हम बॉडी में से हीट लॉस होती है. कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी का हीट लॉस ज़्यादा गर्म वाले गर्मी से हॉट टू कोल्ड विथ टच. हम कोई भी सर्फेस पे बच्चे रखते हैं तो हॉट टू हीट ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड विथ टचिंग. कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड विथ वाटर और एयर मूवमेंट थ्रू. ओके. रेडिएशन में भी हीट लॉस होती है विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी कॉन्टेक्ट. और इवापोरेशन में हीट लॉस होती है थ्रू ट्रांसफर ऑफ लिक्विड टू वेपर फॉर्म. ओके. तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 कंडक्शन. क्वेश्चन नंबर 75. अ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्ट एट द एज ऑफ. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए बच्चे में? ऑप्शन नंबर 1 ईयर, सेकंड 2 मंथ, थर्ड 6 मंथ, फोर्थ 7 मंथ. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6 मंथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 76. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन. नीचे में परसेप्शन का डिसऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट इल्यूजन, सेकंड कैटाप्लेक्सी, थर्ड डेल्यूजन, और परसिवरेशन. तो डेल्यूजन परसेप्शन के 2 डिसऑर्डर रहते हैं, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन. हेल्यूसिनेशन मीन्स false perception of the stimulus without any stimulus, external stimulus. और illusion होता है misinterpretation of stimulus, मीन्स रोप को हम सांप समझना, स्नेक. तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 77. इन लिथियम थेरापी द सीरम लिथियम लेवल इज मॉनिटर फॉर द फर्स्ट टाइम. लिथियम लेवल बॉडी में कब चेक करना चाहिए फर्स्ट टाइम लिथियम थेरापी के द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डोज, सेकंड आफ्टर 3 to 5 days of the first dose, third after 36 to 48 hours of the first dose, fourth after 10 to 14 days of the first dose. तो इसका सही हमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा. इसका सही आंसर आफ्टर 12 to 24 ऑफ द फर्स्ट डोज. क्वेश्चन नंबर 78. पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन इज कॉमनली सीन इन. पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन कॉमनली कब किस में पाया जाता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में, सेकंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, थर्ड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, फोर्थ फोबिया. तो पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन इज कॉमनली सीन इन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. डिसल्फिरम थेरापी इज इंडिकेटेड इन. ऑप्शन नंबर 1 अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सेकंड opioid intoxication, third cannabis dependency, fourth alcohol dependency. तो डिसल्फिरम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन अल्कोहल डिपेंडेंसी. अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले पेशेंट होते हैं उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं. जब भी डिसल्फिरम
थेरापी स्टार्ट करते हैं तो उनको बोला जाता है जो को अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट होते हैं 90% अल्कोहल हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल जैसे मेनली लीवर डिसऑर्डर होता है। अल्कोहल इज लीडिंग कोज ऑफ लीवर डिसऑर्डर। अल्कोहल मेटाबोलाइज इन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। लीवर अल्कोहल को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस में मेटाबोलाइज करता है। देन एसिटिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं, ऐसा होता है। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इज डिसल्फिरम क्या करता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है वो इज इनहिबिटेड बाय डिसल्फिरम विच लीड्स टू एक्यूमुलेट ऑफ एल्डिहाइड इन द बॉडी। एल्डिहाइड बॉडी में बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट रिएक्शन टू अल्कोहल इंटेक। जब भी पेशेंट अल्कोहल लेगा, डिसल्फिरम थेरापी के दौरान अल्कोहल लेगा, इंटेक करेगा, कोई भी फॉर्म में, ड्रग्स, दवाई के फॉर्म में, सिरप में भी अल्कोहल थोड़ा सा भी होगा तो उसके अनप्रेजेंट रिएक्शन आएगा। दिस इज नोन एज डिसल्फिर इथेनॉल रिएक्शन। ओके, तो अल्कोहल डिपेंडेंस वाले पेशेंट में हम डिसल्फिरम थेरापी इंडिकेट करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 अल्कोहल डिपेंडेंसी। Question number 80. Worthlessness, hopelessness and helplessness are characteristic features of option number 1 paranoid schizophrenia, second depression, third obsessive compulsive disorder, fourth mania. तो वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इट इज़ द फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81. अ पर्सन हु इज़ अलूफ, आइसोलेटेड एंड डज नॉट सोशलाइज इज। जो कोई एक व्यक्ति है जो अलूफ है, आइसोलेटेड, सोशलाइज नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 एंक्सियस, सेकंड ऑब्सेसिव, थर्ड विड्रॉल, फोर्थ एग्रेसिव। तो इसको सही आंसर है विड्रॉल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। Question number 82. Unshakable and persistent ideas are called. Unshakable and persistent ideas called. First hallucination, second illusion, third obsession, fourth delusion. इसका सही आंसर आएगा ऑब्सेशन। ऑप्शन नंबर 3 ऑब्सेशन इज द राइट आंसर। मगर इग्नो वालों ने आंसर की में चारों आंसर सही दिए हैं। एल्यूसिनेशन, इल्यूजन, ऑब्सेशन, डेल्यूजन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनशेकेबल परसिस्टेंट आइडियाज मीन्स hallucination and illusion are the disorder of perception. ओके, delusion are the unshakable belief होती है। आइडियाज मीन्स ऑब्सेशन है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83. इंसाइट इज इम्पेयर्ड इन ऑल एक्सेप्ट पूछा हुआ, इंसाइट इसमें नहीं होती है, किसमें नहीं है, मीन्स किसमें प्रेजेंट होती है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 फोबिया, सेकंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थर्ड स्किज़ोफ्रेनिया, फोर्थ साइकोसिस। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस ऑल आर साइकोटिक डिसऑर्डर, सो इसमें इंसाइट इम्पेयर्ड हो सकती है। फोबिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सो इंसाइट इज प्रेजेंट इन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सो ऑप्शन नंबर 1 फोबिया इज द राइट आंसर। Question number 84. One of the following is used in the management of acute opioid overdose. एक्यूट ओपियोड ओवरडोज है कि मैनेजमेंट में कौन सा एंटीडोट यूज़ करेंगे, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट डिसल्फिरम, सेकंड नाल्ट्रेक्सोन, थर्ड नैलेक्सोन, फोर्थ एक्एम्प्रोसाइड। तो एक्यूट ओपियोड ओवरडोज में हम नैलेक्सोन का एंटीडोट तरीके यूज़ करेंगे,
और क्रॉनिक ओपिड ओवरडोज होगा तो नाल्ट्रेक्सोन का यूज़ करते हैं। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नैलैक्सोन। एक्यूट ओवरडोज का क्वेश्चन नंबर 81, अ क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट विल यूज क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट में क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट एम्पैथी, सेकंड ईगो स्टेट, थर्ड डिसेंसिटाइजेशन, फोर्थ रैकेट सिस्टम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पैथी। क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट में एम्पैथी इज प्रायोरिटी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट डिस्टोनिया इन अ क्लाइंट हु इज एन एंटीसाइकोटिक। डिस्टोनिया वाले पेशेंट में जो एंटीसाइकोटिक है उसके ईपीएस होते हैं, ईपीएस में डिस्टोनिया हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर 1 मिडाजोलम, सेकंड एलोपेरिडोल, थर्ड फ्लोकोपेराजिन, फोर्थ डाइफेनाहाइड्रामिन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 डाइफेनाहाइड्रामिन। एलोपेरिडोल इज वो तो डिस्टोनिया करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ए सक्सेसफुल थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की सक्सेसफुल थेराप्यूटिक रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेशनलिज्म, सेकंड नॉलेज, थर्ड ट्रस्ट, फोर्थ मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 88, हीरो वर्शिपिंग इज ए फॉर्म ऑफ। हीरो वर्शिपिंग किसका फॉर्म है? ऑप्शन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड फैंटेसी, फोर्थ ऑब्सेशन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 89, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 स्किज़ोफ्रेनिया, सेकंड डिमेंशिया, थर्ड डिलीरियम, फोर्थ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर 3 डिलीरियम में। ओके, डिलीरियम इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया इज ए क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। जिस जो डिमेंशिया और डिलीरियम में वही फ़र्क है, ये डिलीरियम एक्यूट है, डिमेंशिया क्रॉनिक है। डिलीरियम रिवर्सिबल, डिमेंशिया इरिवर्सिबल होता है। जिसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस डिलीरियम में होता है, डिमेंशिया में नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिया एक्सेप्ट। मेनिया के क्लिनिकल फीचर्स है, कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 इलेशन ऑफ मूड, सेकंड डिसओरिएंटेशन, थर्ड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, फोर्थ टॉकिंग बिग और ग्रांड। तो ऑप्शन नंबर 2 डिसओरिएंटेशन नहीं आएगा। इसके अलावा मेनिया के सभी फीचर्स है। इलेशन ऑफ मूड होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होता है, टॉकिंग बिग और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सब मेनिया के फीचर्स है। डिसओरिएंटेशन उसका फीचर्स नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एचसीजी हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, सेकंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, थर्ड मेसोडर्म, फोर्थ रेसिड्यूअल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मिडियल टू लेटरल ऑर्डर। मीन्स के फैलोपियन ट्यूब को अंदर से बाहर के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 में एम्पुला, सेकंड इन्फंडिबुलम, थर्ड इंटरस्टिशियल, फोर्थ स्टमक। तो सबसे पहले आएगा इंटरस्टिशियल,
बाद में इस्थमस आएगा, थर्ड एम्प्यूला आएगा और फोर्थ लास्ट में इनफेंडिबुलम आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा CDAB मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 93. Height of fundus is midway between umbilicus and zyphisternum at अम्बिलिकस और zyphisternum के बीच में फंडस की हाइट कब होती है, कितने वीक पे होती है? वो क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 30 वीक्स, सेकंड 28 वीक्स, थर्ड 26 वीक्स, फोर्थ 24। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 30 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 91. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन एक्सेप्ट ट्रू लेबर पेन के में कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा नहीं आएगा वो पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। Option number 1 intensity and duration of contraction increase progressively. Second, associated with show. Third, pain is felt more in front of abdomen and radiating to thighs. Fourth, progressive effacement and dilatation of cervix. तो इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिव वो सही आएगा। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समय बढ़ने पर बढ़ते जाएंगे। एसोसिएटेड विद शो, बट शो के साथ होगा प्रेजेंटेशन, वो भी होगा। और अफेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ सर्विस प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी, वो भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज नहीं आएगा, उसका सही आंसर गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 IgA, सेकंड IgD, थर्ड IgG, फोर्थ IgM। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में IgA होता है। IgA बॉडी सिक्रेशन में होता है। लाइक ह्यूमन ब्लड, म्यूकस, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, स्वेट एंड वजाइनल सिक्रेशन, ये सभी में IgA प्रेजेंट होता है। IgA इज इम्पोर्टेंट रोल अगेंस्ट वायरल एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉडी और IgD किसमें? IgD इज द एंटीबॉडी दैट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। IgG क्या होता है? IgG सबसे ज़्यादा अप टू 75% इम्यूनोग्लोबिन IgG होता है। IgG is the only immunoglobulin that cross the placental barrier and give immunity to the baby during intrauterine life, usually after 12 weeks. IgM is a macro immunoglobulin, a pentameric structure, and initial infection में सबसे पहले IgM बॉडी डिटेक्ट कर सकते हो। क्रोनिक इन्फेक्शन हो तो IgG इन्फेक्शन होता है। ओके, IgE होता है फिफ्थ वाला, वो एलर्जिक रिएक्शन में IgE एंटीबॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 9. इन केस ऑफ यूट्रस बिकम बोगी आफ्टर 1 hour ऑफ डिलीवरी, द इमीडिएट एक्शन ऑफ मिडवाइफ शुड बी। डिलीवरी के 1 घंटे बाद यूट्रस बोगी है तो मिडवाइफ का सबसे पहला इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट, नोटिफाई द फिजिशियन। सेकंड, चेक द ब्लड प्रेशर। थर्ड, मसाज द यूट्रस। थर्ड, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, मसाज द यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 97. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स टू प्रिवेंट एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। प्रेगनेंसी के प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया प्रिवेंट करने में कौन से सभी मेजर करने चाहिए सिवाय एक के?
ऑप्शन नंबर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, सेकंड अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ हाई प्रेगनेंसी, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू द वुमन, फोर्थ कंजप्शन ऑफ बैलेंस डाइट इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड टू द वुमन। फॉलिक एसिड का रोल एक्लेम्पसिया प्रिवेंट करने में नहीं होता है। इन ओके, फॉलिक एसिड इज एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द, जब भी हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं उसके 1 मंथ बिफोर फॉलिक एसिड टेबलेट हमें मदर को देनी चाहिए टू प्रिवेंट न्यूरल टू डिफेक्ट। ओके, टू 12 क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्लीट ब्रीथ प्रेजेंटेशन इंक्लूड। कंप्लीट ब्रीथ प्रेजेंटेशन में क्या होता है? ऑप्शन 1, बोथ थाइज एंड लेग्स आर पार्शियली एक्सटेंडेड, नॉर्मल एटीट्यूड विथ फुल फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड लेग्स, थर्ड थाइज आर एक्सटेंडेड बट नीज आर फ्लेक्स, फोर्थ थाइज आर फ्लेक्स ऑन ट्रंक एंड लंग्स आर लेग्स एक्सटेंडेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नॉर्मल एटीट्यूड विथ फुल फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड लेग्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Question number 99. Pain or discomfort in the scalp muscles or thigh which increase on dorsiflexion of the foot is. फुट का डोर्सिफ्लेक्शन करने के टाइम काल्फ मसल में पेन होता है, किसकी साइन कहते हैं, वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, हेगर साइन, सेकंड गुडेल साइन, चैडविक, थर्ड चैडविक साइन, फोर्थ होमन साइन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, होमन साइन कहते हैं। गुडेल साइन क्या होता है, वो प्रेगनेंसी में जो होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कोल्ड गुडेल साइन, चैडविक साइन ब्लूइश और पर्पलिश व्यू ऑफ द वजाइना नोन एज चैडविक साइन। ओके, होमन साइन डीप पेन डीवीटी में हम देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, डिले कोड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। डिले कोड क्लैंपिंग किस में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, सेकंड बर्थ वेट मोर देन 3 kg, थर्ड प्रीटर्म बेबी, फोर्थ RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 4, RH इनकम्पेटिबिलिटी में डिले कोड क्लैंपिंग नहीं करनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 101, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रोटेशन ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। कौन सा फीटल हेड की डिलीवरी के रोटेशन के लिए डिलीवरी के टाइम कौन सा फोर्सेप यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, रिंगलिस फोर्सेप, सेकंड सिम्पसन फोर्सेप, थर्ड किलेंस फोर्सेप, फोर्थ हेग फर्ग्यूसन फोर्सेप। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, किलेंस फोर्सेप्स। क्वेश्चन नंबर 102, ketoacidosis occurs due to deficient intake of. ऑप्शन 1, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ मिनरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंट इंटेक के लिए केटोएसिडोसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, द ड्रग दैट हैज़ पावर टू एक्साइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, टोकोलाइटिक्स, सेकंड ऑक्सीटोसिन, थर्ड स्टीरॉयड, फोर्थ बीटा माइमेटिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 104, डेथ ऑफ बेबी विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ इज नोन एज। बर्थ के 28 डेज में बेबी का देहांत हो जाता हो तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पेरिनेटल डेथ, सेकंड इन्फेंट डेथ, थर्ड स्टिल बर्थ, फोर्थ नियोनेटल डेथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नियोनेटल डेथ। अप टू 28 डेज नियोनेटल डेथ कहते हैं, पेरिनेटल डेथ 28 वीक्स टू
अर्ली नियोनेटल पीरियड मीन्स अप टू 7 days. पेरेंटल पीरियड होता है इन्फेंट डेट 28 days टू अप टू 1 year ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंट डेथ. Question number 105. Venereal disease laboratory research laboratories test is done for the screening of VDRL test कौन से डिसीज के स्क्रीनिंग के लिए करते हैं? फर्स्ट HIV, सेकंड गोनोरिया, थर्ड सिफिलिस, फोर्थ जेनिटल वार्ड्स. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 सिफिलिस. क्वेश्चन नंबर 106. वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड की सही डेफिनेशन कौन सी है नीचे में से? तो ऑप्शन नंबर 1 हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सेकंड रिलेशनशिप विदाउट अथॉरिटी, थर्ड लाइनियर अथॉरिटी, फोर्थ परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 107. वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव. नीचे में से कौन सी लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है? फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडरशिप, थर्ड सेकंड लेजर फेयर रिलेशनशिप, थर्ड ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 डेमोक्रेटिक लीडरशिप. क्वेश्चन नंबर 108. बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. वर्क प्लेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर में क्या है, क्या नहीं है, वो पूछा गया है. फर्स्ट परफॉर्मेंस बैरियर्स, सेकंड फिजिकल बैरियर, थर्ड साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड लैंग्वेज बैरियर्स. इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 परफॉर्मेंस बैरियर्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर में परफॉर्मेंस बैरियर्स नहीं आएगा. फिजिकल बैरियर्स आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस बैरियर्स नहीं आता. एक्सेप्ट पूछा गया. इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 109. इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग केयर by analyzing the patient chart after discharge is called. पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद में पेशेंट के नर्सिंग केयर का एवोल्यूशन किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड सुपरविजन एंड वेरिफिकेशन, थर्ड नर्सिंग ऑडिट, फोर्थ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नर्सिंग ऑडिट. क्वेश्चन नंबर 110. द मेजर इथिकल प्रिंसिपल आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है. इथिकल प्रिंसिपल सभी है एक के सिवा. फर्स्ट ऑटोनॉमी, सेकंड इनफिडेलिटी, थर्ड बेनिफिशियंस, फोर्थ जस्टिस. तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड इनफिडेलिटी. फिडेलिटी आएगा, इनफिडेलिटी नहीं आता. ओके. ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, जस्टिस, फिडेलिटी ये सभी इथिकल प्रिंसिपल, इनफिडेलिटी नहीं आता. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1111. अ मैनेजर हु सुपरवाइज a number of first level manager within the related specialities is first executive, second supervisor level, third middle level manager, fourth top level manager. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मिडल लेवल मैनेजर. क्वेश्चन नंबर 112. Hawthorne effect explains the relationship between people and productivity is enhanced by one of the following. Option number 1 organization, second creativity, third special attention, fourth groups. तो इसका सही आंसर आएगा स्पेशल अटेंशन. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. Question number 113. A nurse who reads research articles and incorporates research findings into nursing practice would demonstrate one of the following research roles. Option number 1 consumer, second primary investigator, third collaborator, fourth producer.
तो इसका सही आंसर है कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर इज द राइट आंसर। Question number 140. The initial one of the most significant step in conducting the research process is research process conduct करके समय the initial one of the most important steps significant step कौन सा है? ऑप्शन नंबर defining the research variables, second identify the research problem, third stating the research purpose, fourth determining the feasibility of the study। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप रिसर्च का आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 115 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल एक्सेप्ट। रिसर्च डेटा टूल कलेक्शन में कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चनरी, सेकंड ओपिनरी, थर्ड ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, फोर्थ चार्ट एंड पोस्टर्स। डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनरी आएगा, ओपिनियन भी आएगा, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी आएगा, और चार्ट और पोस्टर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। रिसर्च हाइपोथेसिस इज, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 predict the expected outcomes of the study, second defines the theoretical framework of the study, third identify the source of the problem under study, fourth clarify the concept used in the study। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिसर्च हाइपोथेसिस इज द predict the expected outcome of the study। Question number 117 all of the following are types of non-probability sampling except। नॉन probability sampling में कौन सा नहीं है? फर्स्ट purposive sampling, सेकंड convenience sampling, थर्ड simple random sampling, फोर्थ quota sampling। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। simple random sampling is a probability sampling type, all other are non-probability sampling। So okay, this option number 3 is the right answer। Question number 118 problem identification in the research process would be equivalent to the one of the following steps in the nursing process। नर्सिंग प्रोसेस में रिसर्च प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किसके इक्विवेलेंट होता है नर्सिंग प्रोसेस के? ऑप्शन नंबर 1 गोल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड डेटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन, फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू इन रिसर्च प्रोसेस इज इक्विवेलेंट टू नर्सिंग डायग्नोसिस इन नर्सिंग प्रोसेस। Question number 190 the researcher used one of the following portion of the research report to capture readers attention। रीडर्स का अटेंशन कैप्चर करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर क्या कौन सा पोर्शन यूज़ करते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट मेथड्स, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ डिस्कशन। तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड एब्स्ट्रैक्ट। The last question number 120 one of the following research utilize statistics to make generalization। स्टैटिस्टिक्स के यूज़ के दरमियान मेक जनरलाइज को करने के लिए रिसर्च कौन सा रिसर्च यूज़ करते हैं? तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, थर्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च,
बेसिक रिसर्च, तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह हमने पार्ट 1 में 1 to 60 क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 में 61 to 120 क्वेश्चन किए। आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।